हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, आज है संडे और संडे को आता है हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रत्येक रविवार को सुबह के टाइम 9 बजे। आज है आपका 21 नवंबर 2021 और इससे पिछले वीक का जो भी करंट अफेयर्स होंगे द हिंदू, पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो को, तो उनको जो है कि कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह दिया है कि यह एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 2000 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। दूसरा यह दिया है कि इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव एवं सुरक्षित विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये बताया जा रहा है। देखिए, एपेक ये जो है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसके संबंध में बात की जा रही है। देखिए, ये न्यूज में इसलिए है कि न्यूजीलैंड जो है कि इस साल एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मंच की मेजबानी कर रहा है, ठीक है, इसलिए यह न्यूज में है। यह एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाने के लिए ये 2000 में नहीं, ये जो है कि 1989 में जो है कि इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव एवं सुरक्षित विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। यह आपका दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, ये बी ऑप्शन, केवल 2 सही है। देखिए, एपेक ये जो है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें जो है कि 21 देश सदस्य हैं। इसके कौन कौन है उसको जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम, ये सब सारे जो है कि एपेक के सदस्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह करना है। दूसरा यह है कि नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, ये जो है कि आपका माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह करना है, बिल्कुल सही है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा यह है कि नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। देखिए, ये भी सही है, नक्सलवाद को माओवाद कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक लंबी अवधि में वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है। दूसरा यह है कि ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल्स 2 ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक लंबी अवधि में वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए सूचकांक है। देखिए, ये जो है ना आपका, ऐसा नहीं है कि ये लंबी अवधि में है, यह जो कि दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है, ठीक है। इसमें देखिए 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है। कौन कौन? तो देखिए, यह है इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और सीसा। इसमें जो है कि 8 जो है कि शामिल है, ठीक है। तो ये जो है कि पहला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल्स 2 ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा यह है कि इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तीसरा यह दिया गया है कि यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? देखिए, सीबीआई की बात की जा रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, ये जो है ना आपका, ये संवैधानिक निकाय जो है कि नहीं है, ये जो है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 इसके जो है कि तहत अपनी शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है।
और दूसरी बात यह है, पहला वाला ये गलत है, ठीक है। दूसरा है कि इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिए बिल्कुल सही है कि इसकी स्थापना जो है कि संथानम समिति, ये कब आई थी, तो ये 1962 और 64 के बीच आई थी, ठीक है। नहीं ये जो है कि हाँ ठीक है 1964 और 62 और 64 के बीच आई थी। और ये जो है कि गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इसको वो किया गया था, ठीक है। तो ये जो है कि आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। तीसरा क्या है ये कि यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नहीं, ये जो है कि आपका सीबीआई जो है कि लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है ये, ठीक है। तो ये तीसरा भी आपका गलत है, ठीक है। देखिए ये हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, इन्होंने सीबीआई और ईडी के निर्देशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। इस वजह से ये जो है कि न्यूज में है। तो इसमें क्या है कि केवल 2 सही है आपका, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन बीओपी के घटकों में शामिल है। चालू खाता, पूंजी खाता, भूल चूक, विदेशी मुद्रा भंडार। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। देखिए अगर हम बात करें भुगतान संतुलन की, तो इस घटकों में क्या क्या शामिल है, तो इसको तैयार करने के लिए एक देश और शेष विश्व के बीच मौद्रिक लेन देन को चालू खाता, पूंजी खाता और भूल चूक के अंतर्गत जो है कि वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। देखिए ये विदेशी मुद्रा भंडारण में भी परिवर्तन को भी दर्शाता है, तो इसका मतलब कि ये भी इसमें शामिल है। तो ये सारे शामिल है, 1 2 3 4, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया था। दूसरा यह है कि सभी महाद्वीपों में से एक महाद्वीपीय भूखंड का निर्माण हुआ जिसे पैंजिया कहा गया। तीसरा यह है कि पैथालाशा नामक एक विशाल महासागर मौजूद था जो पैंजिया को घेरे हुआ था। उपयुक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है। देखिए ये सब सारी चीज़ें किससे संबंधित है, तो ये जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें अल्फ्रेड वैगनर की, तो ये जो है कि 1912 में इन्होंने ये दिया, और ये कहाँ के थे, तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि पहले क्या था कि एक मुख्य भूभाग था, इसको क्या बोला जाता था, ये पैंजिया बोला जाता था। इसके चारों तरफ जो है कि क्या था, तो इसके चारों तरफ पैथालाशा नामक महासागर था। फिर बाद में कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ कि ये 2 भागों में ये टूट गया। कौन, पैंजिया। तो ये उत्तरी भाग को क्या बोला गया, तो लैरिशिया बोला गया, और दक्षिणी भाग को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया, और बीच में जो जगह बचा वो जो है कि टेथिस सागर हुआ, ठीक है। तो ये है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, इससे संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। दूसरा यह है कि भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ओडिशा में स्थित है। तीसरा यह है कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए ये जो है कि आपका हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, इसलिए यह न्यूज में है। दूसरा यह है कि भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ओडिशा में स्थित है। देखिए ओडिशा में स्थित नहीं है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ये 38 एकड़ में जो है कि है। तीसरा जो है पहले दूसरा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि 15 नवंबर को ही झारखंड जो है कि बिहार से अलग हुआ था, 15 नवंबर कब, 2000 को, ठीक है। तो इसलिए जो है कि इसका स्थापना दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पहला और तीसरा सही है, ठीक है, पहला तीसरा सही है। इसमें जो है कि पहला और तीसरा ये मान लीजिए बी, ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा नहीं है। तो पहला और तीसरा ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
हाल ही में खबरों में रहा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल। देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये जो किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए हाल ही में एमपी में जो है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, इस वजह से यह न्यूज में है। ठीक है, देखिए रानी कमलापति के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कि गौड़ साम्राज्य की ये थी और बहादुर और निडर रानी कमलावती के नाम पर ये मतलब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष करता है जो भारत सरकार में सचिव या राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा हो। दूसरा यह दिया गया है, यदि इसके निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोग के पास 5 वर्ष तक की जेल अथवा 1 करोड़ रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजा की शक्ति होगी। देखिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसके संबंध में बात की जा रही है। इस आयोग का जो है कि नेतृत्व जो है कि कौन करता है? तो इस आयोग का नेतृत्व जो है कि एक पूर्णकालीन अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो कि भारत सरकार में क्या रहा हो? सचिव रहा हो और राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि यदि इसके निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोग के पास 5 वर्ष तक की जेल, देखिए अगर उल्लंघन किया जाएगा तो 5 वर्ष तक का जेल हो जाएगा अथवा 1 करोड़ रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, 5 करोड़ ये 5 वर्ष तक का जेल और 1 करोड़ रुपया दोनों भी जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा? जूडो, फेंसिंग, घुड़सवारी, महिला क्रिकेट। देखिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा किस खेल को? तो ये किया जाएगा आपका महिला क्रिकेट को। देखिए महिला क्रिकेट की T20 प्रारूप के साथ जो है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये 29 जुलाई 2022 को कहाँ पे? बर्मिंघम में यूके में ये होगा और पहला उद्घाटन मैच जो है कि भारत और किसके बीच होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और फाइनल मैच जो है कि 7 अगस्त को खेला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्बर स्मिथ का पहला प्रकाशित उपन्यास है? व्हेन द लायन फीड्स, द बर्निंग शोर, वार कैरी, ए स्पैरो फेल। निम्नलिखित में से कौन सा विल्बर स्मिथ का पहला प्रकाशित उपन्यास है? तो पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो ये है आपका व्हेन द लायन फीड्स, ये है इनका। देखिए ऐसा हुआ कि ये कब? 1964 में ये प्रकाशित किया गया था और हाल ही में क्या विल्बर स्मिथ की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये न्यूज में है। 13 नवंबर को जो है कि 88 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है कि विश्व प्रसिद्ध लेखक थे और ये अपने कैरियर में लगभग जो है कि 49 उपन्यास लिखे थे। ठीक है, कैसर ए हिंद तितली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट। दूसरा यह है कि यह तितली भारत में केवल पूर्वी हिमालय में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। तीसरा यह है कि इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए कैसर ए हिंद तितली के बारे में ये बात की जा रही है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट, बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि यह तितली भारत में केवल पूर्वी हिमालय में नहीं, देखिए केवल पूर्वी हिमालय में ऐसा नहीं है, ये जो है कि आपका पूर्वी हिमालय के साथ साथ कहाँ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर इलाके में ये पाई जाती हैं। ठीक है, अगर बात मतलब दूसरे देशों में बात करें तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, यहाँ भी जो है कि ये 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। देखिए इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है कि इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है, इसीलिए ये न्यूज में है, तो ये तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
शिक्षा राज्य सूची का विषय है। दूसरा यदि है कि शिक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, शिक्षा के बारे में बात की जा रही है कि शिक्षा जो है कि राज्य सूची का विषय है। देखिए, कितने विषय हैं हमारे संविधान में? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। ठीक है, कौन कौन? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, उसमें जो है कि आपका ये शिक्षा को कहाँ रखा गया है? तो शिक्षा को जो है कि पहले ये था राज्य सूची में, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा जो है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये पहला क्या है आपका? गलत है। ठीक है, ये इसलिए न्यूज है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में जो है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया है, इसलिए जो है कि यह न्यूज में है। दूसरा यह है कि शिक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि भाग 3 में क्या है आपका? तो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इसमें जो है कि फंडामेंटल राइट्स में अगर हम बात करें तो 21A है आपका शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है कि शिक्षा के लिए जो है कि 21A के तहत जो है कि कानूनी प्रावधान की व्यवस्था किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है कि आपका मौलिक कर्तव्य है 51 के कॉम में, वहाँ पे भी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें भी दिया गया है कि मतलब मौलिक कर्तव्य ये है कि शिक्षा जो है कि शिक्षा के बारे में वहाँ भी बताया गया है। और बात है कि ये जो है कि आपका DPSP में अनुच्छेद 45 है और अनुच्छेद 39 का F है। ठीक है, उसमें भी शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाग 3 में ही ये किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है आपका ये भी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। सेट मैक्स अभ्यास के 2021 संस्करण की मेजबानी RSN सिंगापुर द्वारा की जा रही है। दूसरा है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर इसे संपर्क रहित केवल समुद्री अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। तीसरा यह है कि 2019 से यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो है कि अगर हम बात करें सिटमैक्स की, ठीक है, तो ये जो है कि भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, और ये जो है कि आपका RNS मेजबानी नहीं कर रहा है, RNS सिंगापुर नहीं कर रहा है। ये कौन कर रहा है? तो ये जो है कि अंडमान सागर में रॉयल थाई नौसेना के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर इसे संपर्क रहित केवल समुद्री अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। ये आपका सही है। तीसरा है कि 2019 से यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जा रहा है। ये जो है कि ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है पूछा जा रहा है। ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, रूस, बेलारूस। देखिए, बाल्टिक सागर इससे जो है कि सीमा बोल रहा है कि साझा नहीं करता है, इसके बारे में बताना है। देखिए, बाल्टिक सागर जो है कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा है और यह दक्षिणी डेनमार्क से उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त तक फैला हुआ है। ठीक है, देखिए इससे जो है कि कौन कौन सीमा बनाता है? तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी बनाता है। तो इसमें जो है कि आपका कौन सा है ये? तो हो जाएगा डेनमार्क भी बनाता है और जर्मनी भी बनाता है और कौन? ये रूस भी बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका बेलारूस। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो है कि बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्ध उपग्रह का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है? क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित एक उपग्रह, चंद्रमा पर प्रक्षेपित किए जाने वाला उपग्रह, मंगल ग्रह का एक उपग्रह, और डी दिया गया है कि पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह। देखिए, अर्ध उपग्रह का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है। तो कौन सा सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये करता है आपका डी ऑप्शन, पृथ्वी की
कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ये उपग्रह। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करतारपुर में सिख धर्म की नींव रखी गई थी। दूसरा यह है कि करतारपुर कॉरिडोर भारत में दरबार साहिब गुरुद्वारा को पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये जो है कि करतारपुर में सिख धर्म की नींव रखी गई थी, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला सही। करतारपुर कॉरिडोर भारत में दरबार साहिब गुरुद्वारा को पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। देखिए, ये किसको किसको जोड़ता है? ये भारत में डेरा बाबा नानक से और पाकिस्तान जो है कि दरबार साहिब गुरुद्वारा से जोड़ता है। तो ये भारत में दरबार साहिब जो है कि आपका ये पाकिस्तान का है, ठीक है। और डेरा बाबा नानक जो है कि ये कहाँ, ये भारत। तो ये दोनों जोड़ता है, तो ये उल्टा दिया गया है ये, तो ये है आपका गलत ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल एक सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 731 NH 731 से होकर गुजरता है। दूसरा है कि एक्सप्रेसवे 6 लेन है जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला साल 2020 में रखी गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, ठीक है। ये जो है कि आपका यह राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है कि यह 731 से होकर के गुजरता है। दूसरा ये है कि यह एक्सप्रेसवे कितने 6 लेन का है और भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जाएगा, ये भी आपका सही है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला साल 2020 में रखी गई थी। देखिए, इसकी आधारशिला जो है कि कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी आपका 2018 में, 14 जुलाई 2018 में जो है कि मोदी जी ने ही आजमगढ़ में इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। और मोदी जी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला से करवाल खेरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में, तो इसलिए जो है कि ये न्यूज में है। तो इसमें जो है कि ये कितने किलोमीटर का होगा? तो 341 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा क्या है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। आपका बंटी और महाभोज निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक लेखिका के 2 प्रसिद्ध कहानी उपन्यास हैं? मन्नू भंडारी, महाकवि निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। देखिए, आपका बंटी और महाभोज ये जो है कि किस हिंदी लेखक लेखिका के 2 प्रसिद्ध कहानियाँ उपन्यास हैं? तो ये हैं आपका किसके? तो ये है मन्नू भंडारी के। एक ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हाल ही में इनका निधन हुआ है मन्नू भंडारी का, ये 90 साल की एज में, और इन्होंने 1974 में जो है कि इनकी प्रसिद्ध कहानी थी यही सच है, और उस पर ही रजनीगंधा फिल्म बनाई गई थी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा। देखिए, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये जो है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। ये बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। दूसरा यह है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की ऐतिहासिक स्थापना को चिन्हित करने के लिए ऑडिट दिवस मनाया गया। तीसरा यह है कि 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो है कि आपका पहला जो है कि आपका सही है कि 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है, ठीक है। और कैग की ऐतिहासिक स्थापना को चिन्हित करने के लिए ऑडिट दिवस ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा भी सही। तीसरा यह है कि 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड इन्होंने जो है कि पहले महालेखा परीक्षक के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था, ये भी आपका सही है। तो तीनों आपका सही है।
तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, आज की डेट में कैग कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। दूसरा है कि वर्तमान में राजीव जैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो है कि आपका ये आईबी जो है ये क्या है कि भारत की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देखिए, यह रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं कार्य करता है, ये किसके तहत कार्य करता है, तो यह आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो पहला क्या है आपका सही नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, वर्तमान में राजीव जैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो ये राजीव जैन जो है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नहीं है। कौन है आज के डेट में, तो आज के डेट में जो है कि अरविंद कुमार है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में इसलिए है कि आईबी और रॉ के सचिव का कार्यकाल की अवधि में 2 साल के विस्तार पर अधिसूचना जो है कि जारी किया गया है, इसलिए यह न्यूज में है। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से सही नहीं है। सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है कि 1 और 2 दोनों मतलब गलत है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, मतलब दोनों सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है और यह पैंक्रियाज अग्नाशय से अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। दूसरा अध्याय है कि टाइप फर्स्ट मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। तीसरा अध्याय है डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है और यह पैनक्रियाज अग्नाशय से अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। बिल्कुल सही है ये। टाइप 1 मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। ठीक है, ये आपका गलत है। दूसरा है कि डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, ये इंसुलिन की खोज जो है कि इन्होंने कब किया, तो 1921 में किया था। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज कब मिला, तो इनको 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो 1 और 3 सही है आपका। तो 1 3 कौन सा है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेरिब्रस का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है। एक बैंकिंग ट्रोजन, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एवेसेड ड्रॉपिंग, मैन इन द मिडिल 9 मिटम, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर अटैक। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वेरस का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है। तो ये करता है आपका ये पहला, यह जो है कि एक बैंकिंग ट्रोजन है। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। त्वरित और किफ़ायती लेन देन। दूसरा है कि निवेश गंतव्य। तीसरा है कि एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी। उपयुक्त में से किन्हें क्रिप्टो करेंसी के लाभ कहा जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी के लाभ जो है कि ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कि आपका देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, और इसके लाभ जो है कि तीनों है, त्वरित और किफ़ायती लेन देन, निवेश गंतव्य, एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 2 और 3, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुर्खियों में रहा लमखागा दर्रा ट्रैक निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। देखिए, पूछा जा रहा है कि लमखागा दर्रा ट्रैक ये जो है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में, ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये दर्रा जो है ना उत्तराखंड में हर्षिल और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर को ये जोड़ता है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IONS 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
दूसरा यदि है कि भारत ने अधिकतम अवधि के लिए IONS की अध्यक्षता की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें जो है कि आपका अगर हम बात करें तो ये 15-16 नवंबर के बीच जो है कि फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा IONS के प्रमुखों के सम्मेलन का 7वां संस्करण की मेजबानी फ्रांस मतलब पेरिस में की गई। देखिए IONS ये जो है कि एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है और ये पहल समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेना को एक मतलब ये जो है कि साथ लाती है। ठीक है, नौसेना को साथ लाती है। तो ये जो है कि पहला क्या है? तो पहला आपका गलत है। ये जो है कि एक वर्षीय कार्यक्रम है, ये बोला जा रहा है। ये जो है कि द्विवर्षीय कार्यक्रम है। ठीक है। दूसरा है कि भारत ने अधिकतम अवधि के लिए IONS की अध्यक्षता की है। देखिए भारत जो है कि इसकी अध्यक्षता कब किया था? तो 2008 से 2010 के बीच किया था। ठीक है, एक बार ही किया था। तो ये अधिकतम टाइम तो नहीं है, बस एक बार ही है। तो ये भी आपका क्या है? ये गलत है। देखिए IONS में जो है कि 24 सदस्य देश हैं और 8 जो है कि इसमें पर्यवेक्षक हैं। तो दोनों गलत हैं। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किन संगठनों आंदोलनों के साथ जुड़े थे? सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, हिंदू राहत आंदोलन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू महासभा। देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए लाला लाजपत राय ये जो है कि किन संगठनों से जुड़े थे? तो ये सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी से भी जुड़े थे, हिंदू राहत आंदोलन से भी जुड़े थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी जुड़े थे और हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। तो इसका मतलब ये चारों से जुड़े थे। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1, 2 और 3, 4। देखिए लाला लाजपत राय ये जो है कि लाला लाजपत राय जो है कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे ये, और उनको पंजाब केसरी या पंजाब का शेर कहा जाता था। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है। दूसरा यह है कि यह 2021 में अपने गठन के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। तीसरा यह है कि इसके 82वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। देखिए बात की जा रही है AIPOC की। ठीक है, ये जो है कि भारत के विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह 2021 में अपने गठन के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। देखिए ये जो है कि अपने गठन के इनका मतलब जो है कि 82वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गलत है। इसके 82वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखिए ये नई दिल्ली में नहीं किया गया, ये कहाँ पे? तो ये शिमला में किया गया। ठीक है, देखिए इसका पहला जो था सम्मेलन वो भी शिमला में ही किया गया था। कब? 1921 में। तो ये दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? तो एक सही है केवल। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। दूसरा यह दिया है कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1978 को हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1978 को हुई थी। देखिए 16 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, 16 नवंबर 1966 को हुई थी। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक गांव के तौर पर चुना गया है। दूसरा है कि यह दर्जा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा है कि पोचमपल्ली गांव को भारत के रेशम शहर के तौर पर भी जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
देखिए तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक गांव के तौर पे चुना गया है, बिल्कुल सही है। देखिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है कि प्रतिष्ठित पुरस्कार स्पेन में जो है कि कब 2 दिसंबर 2021 को जो है कि UNWTO के द्वारा जो है कि मतलब इसके महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका पहला सही है और बिल्कुल यहीं पे प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। पोचमपल्ली गांव को भारत के रेशम शहर के तौर पर भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है कि रेशम शहर के तौर पे जाना जाता है पोचमपल्ली गांव को। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? प्रभास, रजनीकांत, पुनीत राजकुमार, नटराज बाबू। देखिए कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो ये किया जाएगा पुनीत राजकुमार को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पुनीत राजकुमार को जो है कि इनको पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है और इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, कब? 29 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। तो इनको जो है कि ये पुरस्कार दिया जाएगा और ये जो है कि मतलब कर्नाटक रत्न पुरस्कार की ये कौन से होंगे? 10वें नंबर के पुरस्कार प्राप्त करता होंगे ये, ठीक है। ये जो है कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार, ये जो है कि कर्नाटक रत्न का जो है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। भूमि संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि भूमि संसाधन विभाग ने इस आयोजन में राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन पुरस्कार 2021 और राज्यों की राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग भी शुरू की है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए भूमि संवाद, ये जो है कि पहला ये है कि इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए इसको जो है कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, इन्होंने जो है कि नई दिल्ली में भूमि संवाद का उद्घाटन किया है। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यह है कि भूमि संसाधन विभाग ने इस आयोजन में राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन पुरस्कार 2021 और राज्यों की राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग भी शुरू की है, बिल्कुल सही है आपका ये। तो दूसरा जो है कि आपका सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि सही नहीं है कौन? तो पहला सही नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेनिसिलिन पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन के इलाज के लिए सबसे सस्ती दवा है। पेनिसिलिन जो है आपका ये रूमेटिक फीवर के इलाज के लिए सबसे सस्ती दवा है। दूसरा है कि रूमेटिक फीवर भारत में स्थानिक है, जो आमतौर पर 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन की खोज के लिए, मतलब किसने खोज किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है कि पहला सही है कि पेनिसिलिन पहली बार इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक थी और इसकी खोज जो है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। दूसरा है कि पेनिसिलिन रूमेटिक फीवर के इलाज के लिए सबसे सस्ती जो है कि दवा है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि रूमेटिक फीवर भारत में स्थानिक है और आमतौर पर 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है अभी। तो तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट 2011 की जनगणना को सैंपलिंग फ्रेम के तौर पर उपयोग करती है। एसर 2021 का 16वां संस्करण फोन आधारित पहला एसर सर्वेक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए ये एसर जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ये जो है कि अभी हाल ही में मतलब ये वो किया गया है। तो ये एसर क्या करता है कि बच्चों के पढ़ने और अंकगणितीय कौशल के संदर्भ में ग्रामीण शिक्षा और सीखने की परिणामों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है ये, ठीक है। देखिए यह सर्वेक्षण जो है कि प्रथम फाउंडेशन नामक एनजीओ के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है कि पहला आपका सही है कि यह रिपोर्ट
2011 के जनगणना के सैम्पलिंग फ्रेम के तौर पे उपयोग करती है। दूसरा ये है कि एसर 2021 16वां संस्करण जो है वो फ़ोन आधारित पहला सर्वेक्षण है। देखिए फ़ोन आधारित देखा जाए तो ये कौन सा है, तो ये फ़ोन आधारित दूसरा सर्वेक्षण है। पहला जो है कि 2020 में किया गया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, केवल ए सही है आपका। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण चालुक्य वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। इस मंदिर को यामनिका तीर्थ भी कहते हैं। तीसरा है कि यह 4 धाम तीर्थ यात्राओं का एक हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, ये पुरी में है, ठीक है। तो इसको जो है कि इसका निर्माण जो है कि चालुक्य वंश के राजा नहीं, ये जो है कि आपका 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा जो है कि थे, ये अनंत बर्मन चोडगंग देव, इन्होंने करवाया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस मंदिर को यामनिका तीर्थ के भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए इसको जो है कि व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह 4 धाम तीर्थ यात्राओं का एक हिस्सा है, ये भी आपका सही है। देखिए 4 धाम कौन कौन है, तो ये जो है कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम है। तो ये 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लक्षणों में सामाजिक संवाद में परेशानी, प्रतिबंधित रुचियां और दोहराव वाला व्यवहार आदि शामिल है। दूसरा है कि यह किसी व्यक्ति के जीवन की किशोर अवस्था के दौरान होने वाला विकार है। और तीसरा यह है कि यह एक प्रकार की मानसिक मंदता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD के संबंध में ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो है कि आपका इसके लक्षणों में सामाजिक संवाद में परेशानी, बिल्कुल सामाजिक संवाद में परेशानी है, प्रतिबंधित रुचियां और दोहराव वाला व्यवहार आदि शामिल है, बिल्कुल सही है ये पहला आपका। यह किसी व्यक्ति के जीवन की किशोर अवस्था के दौरान होने वाला विकार है। देखिए ये किशोर अवस्था के दौरान, ये जो है ना कि इससे पीड़ित लोग जो है कि क्या होते हैं, मतलब कि पहले 3 वर्षों के दौरान में ये दिखता है, मतलब किसी के जीवन के, बच्चों के जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान ही ये दिखता है। तो ये जो है कि गलत है। तीसरा है कि यह एक प्रकार की मानसिक मंदता है। देखिए ये भी आपका गलत है, ये मानसिक मंदता नहीं है। अगर ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं वो जो है कि कला, संगीत, लेखन आदि क्षेत्र में जो है कि उत्कृष्ट कौशल दिखा सकते हैं, इस वजह से ये गलत है। तो केवल क्या है, एक सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज SSC विश्व शौचालय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया 1 सप्ताह तक चलने वाला जागरूकता अभियान है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, ये जो है कि आपका विश्व शौचालय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर ही शुरू किया गया 1 सप्ताह का ये चलने वाला जागरूकता अभियान है। देखिए विश्व शौचालय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। देखिए पहला वाला आपका सही है। दूसरा जो है कि आपका इसे जो है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं शुरू किया गया, इसको शुरू किया गया किसके द्वारा, तो ये 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो है कि आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। चर्चा में रहे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है। सतत शहरीकरण के लिए UN हैबिटेट इनिशिएटिव। दूसरा है कि मध्य एशिया में रूस की एक विकास परियोजना। तीसरा है कि इजराइल और खाड़ी देशों के बीच एक समझौता। एंड चौथा है G7 देशों की एक पहल। चर्चा में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये जो है कि इससे कौन सा कथन सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है, तो ये करता है आपका डी, G7 देशों की एक पहल। देखिए G7 देशों में कौन कौन से कंट्री हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सिडनी डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक
पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। दूसरा है कि इस डायलॉग में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधन दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए सिडनी डायलॉग, इसके बारे में, इसके संबंध में इस पर विचार करना है। यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। ये जो है कि आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि इस डायलॉग में डॉक्टर एस जयशंकर, ये क्या है, विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधन दिया। देखिए इस डायलॉग पे ना डॉक्टर एस जयशंकर जी ने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कि भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधन दिया। तो ये हो जाएगा आपका गलत दूसरा। तो इसमें हो जाएगा केवल पहला सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में फार्मा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह है कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाई प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश है। दूसरा यह दिया जा रहा है कि मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है। तीसरा यह है कि 2021 में भारत के घरेलू फार्मास्यूटिकल मार्केट मतलब दवा बाजार के लगभग 42 अरब डॉलर होने का अनुमान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें जो है कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाई प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही है कि जो भी जेनेरिक दवाई हैं वो प्रदान करने वाला भारत जो है कि सबसे बड़ा देश है। दूसरा है कि मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे है। बिल्कुल सही है, तीसरे स्थान पे है। और 2021 में भारत के घरेलू फार्मास्यूटिकल मार्केट दवा बाजार के लगभग 42 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खबरों में रही वाटर हीरोज प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस संगठन संस्थान द्वारा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जल शक्ति मंत्रालय। देखिए खबरों में रहा वाटर हीरोज, ये प्रतियोगिता जो है कि किस संगठन के द्वारा शुरू की जाएगी, तो ये शुरू की जाएगी आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी, नेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल राजभाषा सेमिनार 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला यह है कि इसका आयोजन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च द्वारा किया जाता है। दूसरा यह है कि 2021 में इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी 2021 के संबंध में विचार करना है, तो इसका आयोजन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपका ये सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि 2021 में इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। देखिए चंडीगढ़ में नहीं किया जा रहा है, ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये लेह में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, तो आपका दूसरा वाला है सही नहीं, ठीक है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, तो केवल इसमें 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। रेजांगला युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेजांगला वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जिस पर चीन अपनी सीमा के तौर पर दावा करता है। दूसरा यह है कि 13 कुमायूं रेजिमेंट टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए रेजांगला युद्ध के संबंध में ये बात की जा रही है, तो इसमें जो है कि रेजांगला वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, बिल्कुल सही है, जिस पर चीन क्या करता है कि अपनी सीमा के तौर पर दावा करता है। ये सही है आपका पहला वाला। दूसरा है कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है ये, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए है। दूसरा यह है कि वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के
वित्तीय खातों का ऑडिट करता है। तीसरा है कि कैग को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। तो देखिए, कैग जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है कि आपका पहला वाला जो है ना आपका, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जो भी इसमें से पहले हो जाए, इतने आयु तक की अवधि के लिए इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। दूसरा है कि वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के वित्तीय खातों का ऑडिट करता है। देखिए, केंद्र हो और या राज्य हो, दोनों स्तर पे जो है कि वित्तीय खाते का ऑडिट करता है। ये बिल्कुल सही है आपका। तीसरा है कि कैग को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए, जो प्रोसीजर जो है कि आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, सेम वही प्रोसीजर जो है कि आपका कैग जो है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाने जाने का भी वही प्रोसीजर है। तो ये भी आपका सही है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कैग जो है कि संविधान में इसको मतलब किस अनुच्छेद के तहत मतलब बात की जाती है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इंदिरा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद संभालने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। दूसरा है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर कार्य किया। तीसरा है कि वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसमें से कौन सा सही है? देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में बात की जा रही है। ये जो है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालने वाली भारतीय मूल की पहली महिला तो नहीं थी। पहली महिला कौन थी अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये जो है कि नहीं थी, तो ये हो जाएगा आपका गलत। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर कार्य किया। बिल्कुल सही है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जब सरकार थी उसमें जो है कि इंदिरा गांधी जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर कार्य किया और वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। देखिए, दूसरा सही है आपका और तीसरा सही है। देखिए, 1966 में क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो है कि ये इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और ये 1950 के दशक में जो है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1950 के दशक में। ये इनसे पहले कौन थी? तो इनसे पहले जो है कि पहली महिला अगर देखा जाए तो सरोजनी नायडू जी थी। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखिए, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यह पोर्टल जो है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। चर्चा में रहा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 निम्नलिखित में से किस संगठन संस्थान द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ट्रेस, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। चर्चा में रहा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021, ये जो है कि किस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका किसके द्वारा? ये ट्रेस के द्वारा। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसका जो है कि निर्धारण, ये ट्रेस जो है कि रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है कि 194 देशों, क्षेत्रों और स्वायत्ता एवं अर्थ स्वायत्ता क्षेत्रों में व्यापारिक रिश्वतखोरी जोखिम को ये मापता है। स्वदेशी साइंस मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा यह है कि इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, स्वदेशी साइंस मूवमेंट
इसके संदर्भ में विचार करना है तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत की। देखिए ये जो है कि आपका 1991 में अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था और इसे विज्ञान भारती नाम दिया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो ये जो है कि दूसरे में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के कुछ प्रख्यात वैज्ञानिक के द्वारा जो है कि प्रोफेसर KI बसु के मार्गदर्शन पर शुरू किया गया था। तो ये भी आपका दूसरा भी गलत है। तो इसमें डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। डी ऑप्शन आपका सही है। अमेजन वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। यह पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए बात की जा रही है किसकी, अमेजन वर्षा वनों की, ठीक है। तो इसमें जो है कि पहला वाला जो है कि अमेजन वर्षा वन दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, बिल्कुल सही है। देखिए ये अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में फैला हुआ है, पहला आपका सही है। दूसरा है कि यह पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। तो देखिए ये पूर्व में अटलांटिक महासागर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पश्चिम में एडिस पर्वत है और उत्तर में गुआना हाईलैंड्स हैं और दक्षिण में जो है कि इसका ब्राजील का केंद्रीय पठार है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही है, केवल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला दिया है चाड, दूसरा कैमरून, लीबिया, बेनिन, टोंगो। उपरोक्त देशों में से कौन से देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करता है? देखिए नाइजीरिया के साथ जो है कि कौन कौन सा कंट्री सीमा साझा करता है? तो नाइजीरिया जो है कि पश्चिम अफ्रीका का देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया, ठीक है। देखिए इसको जो है कि चाड, कैमरून, ये है आपका बेनिन, नाइजर, ये जो है कि ये 4 जो है कि देशों से सीमा साझा करता है। इसमें जो है कि 3 दिया गया है, एक कौन सा है? तो एक है आपका कौन, नाइजर, ठीक है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कौन है? ये बी हो जाएगा ऑप्शन आपका। देखिए नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो ये अबूजा है इसकी राजधानी, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्जुन सहायक परियोजना और मसगांव चिली स्प्रिंकलर परियोजना राजस्थान से संबंधित है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण DRDO द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए पहला जो है कि अर्जुन सहायक परियोजना और मसगांव चिली स्प्रिंकलर परियोजना राजस्थान से संबंधित है। देखिए राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये है आपका यूपी से संबंधित, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, ये आपका सही है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण DRDO के द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये जो है कि इसके द्वारा नहीं, ये परियोजना जो है कि भारत डायनोमिक्स लिमिटेड द्वारा किया, मतलब क्रियान्वित की जा रही है, यह DRDO के द्वारा नहीं की जा रही है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल आपका कौन सा सही है? तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा। भारत के विमानन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत में पहली वाणिज्य उड़ान इलाहाबाद प्रयागराज के पोलो ग्राउंड से रवाना हुई। तीसरा है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए विमानन क्षेत्र के संबंध में ये बात की जा रही है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा है कि भारत में पहली वाणिज्य उड़ान इलाहाबाद प्रयागराज के पोलो ग्राउंड से रवाना हुई और कहाँ तक गई? तो ये जो है कि पोलो ग्राउंड से नैनी के लिए मतलब उड़ान भरा कि कब? 1911 में, ठीक है।
तो ये जो है कि आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो भारत जो है कि दुनिया का कौन सा है, तो ये 5वां नहीं है, ये है आपका तीसरा जो है कि सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने बनाया है? राजेंद्र विश्वनाथन, श्री राम सुतार, अनीश कुमार, रविंद्रनाथ सिंह। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे, गुजरात में है। और निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने बनाया है इसको, तो ये बनाया है कौन, तो ये हैं आपके श्री राम सुतार जी, इन्होंने जो है कि बनाया है। अच्छा, इसकी हाइट क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया, भारत। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित किसको कर दिया है, तो ये कर दिया है आपका उत्तर कोरिया को। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अभी इस वीक का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCSBEO ये टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। और देखिए वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए और वॉच भी किया कीजिए, क्योंकि ये कई सारे लोगों के कहने पे ही करंट अफेयर्स का वीडियो मैं ला रहा हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वीकली जो है कि करंट अफेयर्स लाया जा रहा है बहुत मेहनत करके। तो आप लोग जरूर देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए।